गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ से इस इंसिडेंट से स्टार्ट किया था कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस से रिलॉन्च किया गया, पर लेकिन वो पेस नहीं पकड़ पाया। उसके बाद जो हमारा उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कल का पूरा लेक्चर, जिसमें हमने ये जाना था कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ के लिए, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल के लिए मूवमेंट्स के क्या मायने थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के क्या मायने थे। इसमें हमने सबसे पहले हमने रिच पीजेंट्स यानी रिच फार्मर्स के बारे में जाना। तो उनके लिए स्वराज का मतलब या उनका जो सपोर्ट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, तो उनका जो उद्देश्य था या उनका जो एम था ये था कि वो जो रेवेन्यू पे कर रहे थे उसमें या तो वो कम किए जाए या माफ़ कर दिए जाए, क्योंकि कारण ये था कि ड्यू टू द ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन जो वॉर की वजह से क्रिएट हुआ था, तो उसमें क्या हो रहा था कि एग्रीकल्चर प्राइसेस, जो भी एग्रीकल्चर जितने भी गुड्स थे उसके प्राइसेस लो होती जा रही थी, एंड जिसकी वजह से उनको इतनी इनकम जनरेट नहीं हो रही थी। बट लेकिन रेवेन्यूज जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उतना ही रख रही थी, जो टैक्सेस जो ले रही थी उतना ही ले रही थी, तो वो इसके अगेंस्ट थे और वो ये चाहते थे कि विद द हेल्प ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगर वो सपोर्ट करते हैं तो उनके रेवेन्यूज माफ़ हो जाना चाहिए, कम हो जाने चाहिए। जब हम पुअर पीजेंट्स की तरफ आए कि जो पुअर फार्मर्स थे, तो उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। उनके लिए स्वराज के मायने ये थे कि जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं या ताल्लुकदार से जिनको वो रेंट पे करते हैं, उनका वो रेंट रेमिट हो जाना चाहिए। ओके, यहाँ भी कारण यही था कि उनके एग्रीकल्चर गुड्स सेल नहीं हो पा रहे थे या फिर इतनी प्राइस नहीं मिल पा रही थी। बट जो ताल्लुकदार थे या जमींदार थे वो उतना ही रेंट उनसे ले रहे थे। ओके, तो वो यही चाह रहे थे कि ये जो स्मॉल फार्मर जो कि खेत लीज पे साल के लिए 2 साल के लिए लेते थे, तो उसके लिए जो वो रेंट पे करते थे वो पूरी तरीके से माफ़ हो जाए। ओके, फिर हम आते हैं बिजनेस क्लास। जब बिजनेस क्लास यानी इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी फैक्ट्रीज थी, उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ। ओके, क्योंकि मैंने आपको जब हम क्लास 8 में पढ़ रहे थे तब हमने एक चैप्टर है वीवर्स आयरन स्मेल्टर्स नाम से, जिसमें ये हमने देखा था कि ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब ब्रिटेन ने उसमें सिंस पार्टिसिपेशन किया था, तो उसने अपने देश से जितना भी सामान इंडिया इंपोर्ट करवाता था या फिर मतलब इंग्लैंड से इंडिया जो अपना सामान यहाँ बेचता था, वो उसमें उसने रोक लगा दी थी, क्योंकि जितना भी वो सामान वहाँ प्रोड्यूस कर रहे थे वो सब कुछ उस वॉर में लगा रहे थे। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते थे उनकी ड्रेस वगैरह, जितना भी इक्विपमेंट्स जिसमें टेक्सटाइल का यूज़ होता है वो उसमें बनाने में ही लगता था, तो वो इंडिया इम्पोर्ट नहीं करते थे, एक्सपोर्ट नहीं करते थे इंग्लैंड से। फिर उसके बाद रही बात अगर स्टील की, तो जितने में स्टील जो इंग्लैंड में प्रोड्यूस हो रहा था वो वहाँ पे वेपन्स बनाने के काम आ रहा था। वेयर एज जो यहाँ पे जो इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे टेक्सटाइल के और आयरन एंड स्टील के, उनको बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि डिमांड तो उतनी ही थी इंडिया में भी, तो उनका वो प्रोडक्ट सेल होने लग गया, उनके मार्केट बढ़ गया। ओके, उनको स्ट्रेंथ मिल गई, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। स्टील फैक्ट्री ओनर्स यहाँ पे रेलवे लाइंस बीचनी थी, डालनी थी ब्रिटिशर्स को, तो सारा जितना भी स्टील की रिक्वायरमेंट थी वो इंडियन जो स्टील फैक्ट्रीज थी उन्होंने सप्लाई की। तो इंडस्ट्रियलिस्ट काफ़ी स्ट्रांग हो चुके थे और वो ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ हैं, जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज़ निकाली है उससे इनकी जो इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ तो वापस गिर नहीं जाए, वो जितना जो इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग हुए हैं वो वापस वो पीछे नहीं आ जाए। इस वजह से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। बट लेकिन आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और जब गांधी आयरन पैक्ट जब हुआ तो उसका कोई नतीजा नहीं निकला। वो बैठक जो थी या वो जो बातचीत थी, नेगोशिएशन थी, वो कोई कंक्लूजन में नहीं निकली। ओके, नेगोशिएशन प्रॉपर हो नहीं पाया और किसी कंक्लूजन में ना निकली तो कुछ डिमांड्स पूरी नहीं, और एज अ रिजल्ट जो ये तीनों सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, बिजनेस क्लास जो पीपल्स थे, इनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और दे वर क्वाइट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी कि अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम पार्टिसिपेट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो एम है वो कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट होंगे। बट ना होने की वजह से वो काफ़ी दुखी थे और इसी वजह से ये कारण रहा कि दैट द बिजनेस क्लास जब दोबारा से रिलॉन्च हुआ मूवमेंट,
तब उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया। अब हम कल जहाँ से छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब जब इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, यहाँ पे मतलब जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है ना, जो वर्कर जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ओके, उन्होंने ज़्यादा इतना पार्टिसिपेशन नहीं किया सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में, सिवाय नागपुर रीजन और जो छोटा नागपुर रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया था। यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कांग्रेस के बिकॉज उसका रीज़न ये था कि अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में इंडस्ट्रियल वर्कर ने इतना पार्टिसिपेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हुआ था कि जो बिजनेस क्लास ऑफ पीपल थे यानी इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो उन्होंने कांग्रेस के साथ उनका ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। तो कहीं ना कहीं वर्कर्स को ऐसा लगता था कि सिंस वो लोग बिजनेस क्लास पीपल कांग्रेस के ज़्यादा करीब है तो वो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, वो हमें डिमांड्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। पर लेकिन इसके बावजूद भी कुछ वर्कर जो थे वो उन्होंने पार्टिसिपेशन किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। उनको ऐसा लगा कि सिंस गांधी जी, बिकॉज दे वर फॉलोवर्स ऑफ गांधी, एंड उनको ऐसा लगता था दैट गांधी जी वॉज द वन दैट हु कैन मेक इंडिया फ्री। तो उस कैंपेन को साथ देने के लिए उन आइडियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सम वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को साथ दिया, जिसमें उन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करा, ओके। और उसके पास साथ साथ उनका खुद का भी अपना उद्देश्य ये था मूवमेंट में साथ देना कि जो उनको लो वेजेस और जो पुअर वर्किंग कंडीशन में वो काम कर रहे हैं उसमें कुछ सुधार हो पाए। तो इसमें ऐसे में रेलवे वर्कर्स 1930 में उन्होंने स्ट्राइक पे गए, डॉक यार्ड वर्कर्स 1932 में वो स्ट्राइक पर गए। डॉक यार्ड वर्कर्स बच्चों जो शिप यार्ड्स होते हैं यानी जहाँ पे शिप की मरम्मत होती है, मेंटेनेंस होता है, उसको हम डॉक यार्ड कहते हैं। इन 1930 thousands ऑफ वर्कर इन छोटा नागपुर माइंस और गांधी कैंप। और इसी दौरान 1930s में जो छोटा नागपुर जो एरिया है वो माइनिंग एरिया है, तो जहाँ पे टीन माइनिंग एरिया है, तो वहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने गांधी जी की कैप पहनी और एक तरीके से दिखाया दैट वी आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और उन्होंने वहाँ की रैलीज और बॉयकॉट जो कैंपेन्स थे उसमें पार्टिसिपेशन किया। But the Congress was reluctant to include workers' demand as a part of its program for struggle. It felt that this could alienate industrialists and divide anti-imperial forces. But लेकिन कांग्रेस पर अनसर्टेन कि हमें इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स हैं या वर्कर जो सेक्शन है उनको हमें इन्वॉल्व करना चाहिए या नीच करना चाहिए अपने इस प्रोग्राम में फॉर द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो इस बात से डरते थे कहीं इसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट से जैसे हमारा अलायंस बना वो कहीं टूट ना जाए, ओके। इसके अलावा एक सेक्शन और था जिसने मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर रहा था, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ओके। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स घरों से अपने बाहर निकली, ओके, पार्टिसिपेट किया। उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, मार्चेस में गए, उन्होंने सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, फॉरेन क्लॉथ्स और लिक्विड शॉप्स को घेर लिया, वहाँ किसी को जाने नहीं दिया। बहुत सी ऐसी वुमेन्स तो ऐसी भी थी जिन्होंने लाठी चार्ज के दौरान वो इंजर्ड भी हुई। बहुत सी ऐसी वुमेन्स भी थी जो जेल भी गई, ओके। और जहाँ जहाँ भी गांधी जी ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च जहाँ भी उन्होंने रुके, उनके पड़ाव रहे, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वुमेन आई और उनके जो भाषण थे उसको उन्होंने सुना, ओके। अब जो अर्बन एरियाज थे मतलब इन सिटीज़ जो थे वुमेन जो थी वो ज़्यादातर हायर कास्ट फैमिली से बिलोंग करती थी। और इन रूरल एरिया जो रिच पीजेंट्स थे, रूरल एरिया से ना गांव वाला एरिया, वहाँ पे जो रिच फार्मर्स थे उनके फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ओके। बिकॉज उनका जो उद्देश्य था कि गांधी जी का जो कॉल है वो काफ़ी अच्छा कॉल है और कहीं ना कहीं एज ए इंटरेस्ट ऑफ द नेशन वो उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। येट दिस इंक्रीज पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरी मीन एनी रेडिकल चेंज इन द पोजीशन ऑफ वुमेन। हालांकि ऑल्दो दे पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, वुमेन की जो एक विजुअलाइजेशन थी उस समय, जिस वुमेन की विजुअलाइजेशन थी या वुमेन को जिस नज़रिए से देखा जाता था उस समाज में, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, ओके। ऑल्दो जैसे लाइक गांधी जी, क्योंकि गांधी जी का भी कहीं ना कहीं ऐसा कन्वीनियंस था कि द ड्यूटी ऑफ वुमन वाज टू लुक आउट आफ्टर द होम, बी ए गुड मदर एंड ए गुड वाइफ।
और बहुत लंबे समय तक इवन इन द कांग्रेस पार्टी एज वेल वुमन को कोई एक ऐसी पोजीशन नहीं दी गई, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं दी गई विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी थी वो भी केवल उनका सिंबॉलिक प्रेजेंस चाहती थी कि केवल वुमन जो है उनकी मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किए, पर लेकिन कोई एन अथॉरिटी विद इन द कांग्रेस पार्टी वुमन को नहीं दी गई थी। अथॉरिटी यानी कोई पोजीशन, कोई फिक्स पोजीशन, जैसे लाइक डिफरेंट लीडर्स को कुछ ना कुछ पोजीशंस मिलती हैं पार्टी में, ऐसी कोई खास पोजीशन वुमेन्स को नहीं दी गई थी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो केवल ये चाहते थे कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन हो केवल एक सिंबॉलिक प्रेजेंस के फॉर्म में रहे। ओके, सो नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, लिमिट्स यानी कि किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहुंच नहीं पाया, या वहाँ पे क्या परेशानी आई जिससे कि जो सेक्शन दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर नॉट एबल टू जॉइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें सबसे पहले आते हैं अनटचेबल्स। ओके, अनटचेबल्स यानी हम सब जानते हैं, वी आर स्टडिंग फ्रॉम क्लास 6, 7 एंड 8, सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, बट इन 1930s अनटचेबल्स ने अपने आप को दलित कहना स्टार्ट कर दिया। ओके, ऑल्दो कांग्रेस ने इनको इग्नोर ही किया दलित, ताकि उनका ये डर था कि अगर हम दलित्स को अपने पार्टी में या अपने साथ काम करने में इन्वॉल्व कराए, उनसे हम पार्टिसिपेशन की उम्मीद रखे या उनको बोले कि दे शुड पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट, तो कहीं ना कहीं उनको डर था कि जो हायर क्लासेस कंजर्वेटिव्स, जो हिंदू कास्ट के, जो हायर सोसाइटी के या हायर कास्ट के जो हिंदूज थे, कहीं उनका जो सपोर्ट है वो ना चला जाए। बट लेकिन महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर किया था कि स्वराज कभी नहीं आएगा जब तक कि हम अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर देते। उनका हमेशा से यही था कि अगर हम अनटचेबिलिटी को अगर एलिमिनेट नहीं करेंगे तो 100 साल लग जाएंगे हमें देश को आज़ाद करने में। इसीलिए उन्होंने अनटचेबल्स को नया नाम दिया हरिजन, विच इज़ द मीनिंग ऑफ दैट चिल्ड्रन ऑफ गॉड। सो गांधी जी ने इसके लिए फिर इनकी जो पोजीशन थी अनटचेबल्स की, इनकी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या किया, इन्होंने सत्याग्रह किया ताकि जो ये अनटचेबल्स हैं, ये टेम्पल्स की एंट्री हो सके। जो कुएँ थे पब्लिक वेल से, एक्चुअली होता क्या था पुराने समय में, अनटचेबल्स के लिए अलग कुआं बनाया जाता था जो कि गाँव के बाहर रहता था, और जो गांव के विद इन प्रोमाइसेस में रहता था वो वहाँ पे जो नॉर्मल पीपल या फिर जो हाई क्लास के पीपल हैं कि वही उस पानेट कुएँ को यूज़ कर सकते थे। तो ऐसे पब्लिक वेल्स को, टैंक्स को, रोड्स को, स्कूल्स को जो एक्सेसिबिलिटी मिल सके अनटचेबल्स को, उसके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। उनके साथ साथ गांधी जी इटसेल्फ क्लीन द टॉयलेट्स। ओके, तो उन्होंने टॉयलेट्स को क्लीन किया जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं कि हमें ये जो चेंज है वो हमें लेके आना पड़ेगा, दैट इट्स नॉट द ओनली वर्क दैट अनटचेबल्स कैन डू। ओके, अपर कास्ट, और उन्होंने अपील की थी कि अपर कास्ट जो पीपल है अपने अंदर से ये जो अनटचेबिलिटी का जो पाप वो करते आ रहे हैं इसको वो छोड़ दे, अपने दिल को चेंज करें। बट देयर वर मैनी दलित लीडर्स were keen on different political solution to the problem of the community, but लेकिन विद इन द दलित्स जो लीडर्स थे उनको कोई दूसरा पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए था टुवर्ड्स देयर कम्युनिटी प्रॉब्लम, और उनकी उसमें डिमांडिंग ये थी, सबसे जब उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया तो उन्होंने उसमें डिमांड किया कि उनके लिए सेपरेट सीट्स होनी चाहिए या फिर रिजर्व्ड सीट्स होनी चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। जिसका मतलब है कि सपोज कीजिए अगर कोई 100 सीट्स अवेलेबल हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, तो उसमें से 10-20 सीट जो है वो केवल केवल दलित्स के लिए ही रिजर्व्ड रहे, क्योंकि वहाँ पे केवल एक दलित स्टूडेंट्स का कैंडिडेट ही पढ़ सके। और इसके साथ साथ उनको ये भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट भी चाहिए था जहाँ पर दलित मेंबर जो हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस लड़ सके, ताकि वो टुवर्ड्स देयर कम्युनिटी कुछ अच्छा काम कर सके। उनका उद्देश्य यह था कि जब तक हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं मिलेगा तब तक जो सोशल डिसेबिलिटी है या अनटचेबल्स हैं उनकी कंडीशंस में सुधार नहीं आएगा। ओके, अब दलित जो पार्टिसिपेशन हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस हुआ, वो काफ़ी लिमिटेड था, स्पेशली इन द महाराष्ट्र एंड द नागपुर रीजन। वहाँ पर दलित की कंडीशंस बहुत ज़्यादा मीन्स वहाँ पे दलित्स के साथ
पुराने समय में बहुत गलत होता था। इस वजह से वहाँ पे जो दलित ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, उन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया था, वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम। फिर इसी दौरान यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एज ए डिप्रेस्ड क्लास, दलित को एज ए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो है एक एसोसिएशन बनाया, जिसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया इन द ईयर 1930। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पर वो गांधी जी के साथ उनका विवाद हो गया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन द सेंस दैट जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, तब जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया था, उस दौरान उन्होंने ब्रिटिश लॉर्ड आयरन के साथ बात करने के लिए इंग्लैंड में गए थे। तो जब पहली राउंड टेबल तो उस जो मीटिंग को हम बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दी, बट सेकेंड टाइम जब गए थे, जब सेकेंड टाइम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें गांधी जी गए थे। सो दैट इज़ नोन एज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, नाउ जब सेकेंड राउंड टेबल कांग्रेस हुई तो वहाँ पे क्लैश हुआ गांधी बिटवीन द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी जी की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बिकॉज कहीं ना कहीं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वांटेड दैट उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए दलित्स के लिए। मीन्स सेपरेट इलेक्टोरेट्स मीन्स एक पर्टिकुलर जहाँ पे रीजन जहाँ पे दलित्स की मेजोरिटी ज़्यादा है उस रीजन में, तो वहाँ पर केवल एक दलित कैंडिडेट से इलेक्शन लड़े। ऑल्दो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को एक्सेप्ट किया, कंसिड किया डॉक्टर अम्बेडकर के अमाउंट को, बट लेकिन उसके बाद गांधी जी बिगेन अ फास्ट अंटू द एम्पर, उसके बाद गांधी जी ने अनशन रख लिया। ओके, और उनका ये मानना था कि अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट रख भी देते हैं तो इससे क्या होगा, जो हमें सोसाइटी जो है वो यूनाइटेड नहीं होगी, दलित्स जो है वो अलग हो जाएंगे। ओके, दे विल नॉट बी इंटीग्रेटेड इन द सोसाइटी। हाउएवर आफ्टर सम डेज अम्बेडकर को गांधी जी के इस पोजीशन को एक्सेप्ट करना पड़ा और वहाँ पे पूना पैक्ट हुआ। पूना में जब सेकेंड मीटिंग हुई तो जब पूना में मीटिंग हुई कांग्रेस सेशन की, तब वहाँ पे पूना पैक्ट हुआ, यानी कि समझौता हुआ सितंबर 1932 में, जहाँ पर डिप्रेस क्लास आज के मॉडर्न डे में हम उसको शेड्यूल कास्ट यानी SC कहते हैं, तो उनको रिजर्व सीट दी गई प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बट लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि केवल वहाँ पे दलित से वोट करेंगे, वहाँ पे जितने भी जनरल इलेक्टोरेट्स होंगे, यानी कि जितने भी जनरल पीपल्स कैंडिडेट्स होंगे, वो वोटिंग कर सकते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट हमने क्लास 8th में पढ़ रखा है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर जगह में अगर वो किसी कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड है तो केवल वहाँ पे उसी कम्युनिटी के पीपल ही वोट कर सकें, अदर कम्युनिटी के पीपल वोट नहीं कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में दलित आर इन द मेजॉरिटी, ओके, तो उस पर्टिकुलर एरिया को सेपरेट इलेक्टोरेट घोषित कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि वहाँ पे केवल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि वहाँ पर क्या होगा, फिर वहाँ पे जितने भी दलित पीपल्स होंगे केवल वो ही वोट कर पाएंगे। कोई अदर मेंबर या कोई जनरल कैटेगरी का या हायर कास्ट सेक्शन अगर वहाँ पे कोई रिसाइड कर भी रहा है तो वोट नहीं कर सकता। तो इसीलिए पूना पैक्ट हुआ, जिसके तहत कि डिप्रेस क्लास के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना तो दिया जाएगा उस पर्टिकुलर रीजन में, केवल वहाँ पे दलित कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ेंगे, बट लेकिन साथ साथ ये भी शर्त थी कि वहाँ पे कोई जनरल जो कैंडिडेट्स होंगे वो वोट करेंगे, केवल वो दलित इलेक्टोरेट्स या पीपल्स तक सीमित नहीं रहेगा। ओके, हाउएवर द दलित मूवमेंट जो थे वो चलता रहा, और बट उसके बावजूद भी कांग्रेस वर द वन हु यूज्ड टू लीड द नेशनल मूवमेंट। अब इसके साथ साथ एक और सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द सम मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जिनका जो साथ था वो काफ़ी मिला जुला था, नॉट अप टू द मार्क। ओके, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर इन सपोर्ट एंड समवेयर नॉट। खैर, उसका रीज़न जो था वो था द डिसीजन ऑफ गांधी जी टू कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि जब बिकॉज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट वाज एट पीक एंड कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स
को फ़र्क पड़ रहा था, बट लेकिन जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया तो ऑटोमेटिकली जो खिलाफत मूवमेंट था उसकी भी पेस पूरी तरीके से ख़त्म हो गई इंडिया में. सो दैट वाज द रीज़न दैट मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी पीपल्स वर नॉट in favor, or you can say that they don't want to be supporting the civil disobedience movement. ओके, और कहीं ना कहीं इन द ईयर 1920s में कांग्रेस वो जो है एक तरीके से ऐसे विजिबल हो रही थी दैट लाइक इट इज़ अ हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप, ग्रुप्स लाइक हिंदू महासभा. कांग्रेस को ऐसे विजुअलाइज किया जा रहा था कि दैट इट इज़ ए लाइक हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप. तो इस वजह से हिंदू एंड मुस्लिम्स की जो है रिलेशंस या पॉलिटिकली भी उनके जो रिलेशंस हैं वो उसमें गैप आ रही थी. एंड एज वेल एज इस दौरान वेरियस सिटीज़ में क्लैशेस हुए, कम्युनल क्लैशेस हुए. ओके, एंड कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे वो कहीं ना कहीं दे वर सक्सेसफुल इन द डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज, बिकॉज कहीं ना कहीं फ्रॉम द जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो मैंने बताया था उसमें बंगाल का पार्टीशन हुआ था. बंगाल का पार्टीशन किया ही इसलिए था टू डिवाइड एंड रूल बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम. ऑल्दो इन 1927 कांग्रेस पार्टी एंड द मुस्लिम लीग पार्टी, जो कि इंडिया की उस समय सबसे बड़ी मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, मुस्लिम लीग, इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स बनाए ताकि रीनेगोशिएशन हुए, एक तरीके से अलायंस बने जाए. और कहीं ना कहीं 1927 में ऐसा हुआ भी कि दैट लाइक दे कैन यूनाइटेड, लेकिन डिफरेंसेस यही आता था कि रिप्रेजेंटेशन जो फ्यूचर असेंबलीज होंगी जहाँ पे इलेक्शंस होंगे उनमें रिप्रेजेंटेशंस को लेके काफ़ी विवाद रहा. ओके, और ऐसे ही एक उस समय लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना. तो वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने मुस्लिम लीग के जो चाह रहे थे कि चलिए ठीक है, हम अपने जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड्स है, मुस्लिम कम्युनिटी ऑल्सो वांट्स सेपरेट इलेक्टोरेट, तो हम उस डिमांड को गिव अप करना चाहते हैं, पर लेकिन मुस्लिम्स को रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए इन द सेंट्रल असेंबली और ऐसी जगहों पर जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेशन ज़्यादा हो, जो कि बेसिकली बंगाल और पंजाब वाला रीजन था. वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के पीपल ज़्यादा रिसाइड करते, तो उनको उन प्लेसेस पे पूरी तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था. हालांकि जब नेगोशिएशन हुए, क्वेश्चंस हुए, तो वो ये सारी चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो पाई. और इन 1928 मिस्टर M.R. जयकर ऑफ हिंदू महासभा, इन्होंने इस प्रपोजल को स्ट्रांगली अपोज किया. एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि दैट मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर नॉट पार्ट in the civil disobedience movement, because they were thinking that कि like in India that Muslim are been side cornered, और कहीं ना कहीं they were feeling about their कि status को लेके भी वो काफ़ी असमंजस में थे, like they were minority within the India. और कहीं ना कहीं उनको ये डर था since because we are in the minority community, कहीं हमारा जो कल्चर है या आइडिया है वो ख़त्म ना हो जाए और हिंदू कम्युनिटी का डोमिनेशन ज़्यादा ना हो जाए. तो ये भी एक कारण रहा दैट मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिडंट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.